हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिजर्वेशन एंड कंसेशन इन अपॉइंटमेंट्स। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो रिजर्वेशन एंड कंसेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है और इसे हम लगभग 2 वीडियो इसकी बनेंगी, 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो पाएगा। और एग्जाम में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये टॉपिक जो है हालांकि ज़्यादातर जो है मतलब पढ़ाया नहीं गया यूट्यूब पे, अभी आपको वीडियो को मिलेंगी, लेकिन क्वेश्चन कहीं से आए आपको तैयारी पूरी करके जानी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी पिछले 2-3 सीआरई हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसको भी जो है हम कवर करेंगे। देखिए, ये जो है ये रिजर्वेशन और कंसेशन से संबंधित ये पूरा टॉपिक है, तो इसमें हम रिजर्वेशन और कंसेशन की बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम सेक्शन वाइज समझेंगे। सेक्शन 1 इसमें क्या है, डेफिनेशन एंड रिलीजियन क्राइटेरिया के बारे में बताता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझनी होगी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की। A person is considered to be belong on SC और ST कैटेगरी only if सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड दैट स्पेसिफिक कास्ट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस कास्ट के लिए स्पेसिफिक उसके लिए नोटिफाइड करती है शेड्यूल कास्ट में और ट्राइब में फॉर द स्पेसिफिक एरिया और रिलीजन वेयर द पर्सन इज परमानेंट और रेजिडेंट। मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति SC ST का बेनिफिट जो है तभी ले सकता है जब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस जो एरिया है या उस राज्य के जो उस जाति को जो है उसमें लिस्ट में जो है शामिल करती है। तो वहाँ का जो है मूल निवासी वो होना चाहिए, दैट पर्सन इज परमानेंट रेजिडेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है तभी वो जो है SC और ST में वो जाति शामिल होती हैं। ठीक है, और ये रूल्स जो है इक्वली मेल्स एंड फीमेल पर इक्वली अप्लाई होता है। अब मैंडेटरी रिलीजियस कंडीशन यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे फॉर शेड्यूल कास्ट की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिएगा, ये शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है। यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर बताया गया है कि द इंडिविजुअल मस्ट स्ट्रिक्टली प्रोफेस आइदर हिंदू, सिख्स एंड बुद्धिस्ट। मतलब जो है कि SC को जो SC हैं उनको जो बेनिफिट पाने वाले हैं SC, उनको जो है हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट इन रिलीजन में से किसी एक को मानना अनिवार्य है। अगर वो ऐसे इन रिलीजन में से किसी को मतलब किसी और रिलीजन में वो कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट टू एनी अदर रिलीजन्स, तो फिर वो लूज़ कर देंगे देयर एलिजिबिलिटी फॉर स्टेटस। ठीक है, SC स्टेटस। तो SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट इन तीनों में से किसी एक के लिए जो है मतलब रिलीजन है उसको फॉलो करना अनिवार्य है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है कोई भी रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो किसी भी मतलब जो ST इंडिविजुअल है वो फॉलो कर सकता है और कन्वर्ट कर सकता है एनी रिलीजन में, स्टिल फुली रिटेन देयर ट्राइबल रिजर्वेशन राइट्स। ठीक है, तो उनके पास जो है किसी भी धर्म को मानने के वो मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद समझिएगा मैरिज और स्टेटस एक होता है क्या, मैरिज रूल एंड कास्ट स्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ नॉन ST और SC, एक पर्सन जो है नॉन SC और नॉन ST है कैटेगरी का है, वो एक्वायर नहीं कर सकता SC ST स्टेटस के लिए बेनिफिट के लिए सिंपली बाई मैरिंग ऑन SC ST मेंबर। जैसे कोई जनरल का कोई पर्सन है, वो अगर SC ST मेंबर से शादी कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जनरल का व्यक्ति SC ST स्टेटस को एक्वायर कर लेगा। ठीक है, और एन इंडिविजुअल बॉर्न इनटू एन SC ST कम्युनिटी डू नॉट लूज देयर ओरिजिनल कास्ट स्टेटस रिजर्वेशन बेनिफिट अपॉन मैरिंग नॉन SC ST इंडिविजुअल। मतलब इसका उल्टा ठीक हो गया कि एक इंडिविजुअल जो है जो मतलब SC या ST है बचपन से ही, उसने अगर किसी जनरल में या किसी उसमें जो है कास्ट में शादी कर ली जनरल में, ठीक है, तो जो है वो उसका SC या ST इंडिविजुअल जो है मतलब SC या ST का जो स्टेटस है वो लूज़ नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है मैरिज वाला जो आप केस समझ गए होंगे, ना तो शॉर्ट में समझे शादी करने से उसका स्टेटस ना तो उसे SC ST का मिलेगा किसी जनरल वाले को, और ना SC ST का स्टेटस जनरल से शादी करने से किसी तरीके से वो लूज़ होगा। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। इसके अलावा रीकन्वर्जन रूल्स आता है। ठीक है, रीकन्वर्जन रूल्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इफ एन जो SC पर्सन कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन एंड लेटर रिटर्न्स टू हिंदुइज्म, सिख एंड बुद्धिज्म। ठीक है, समझिएगा, जैसे शेड्यूल कास्ट पर्सन है, अभी हमने देखा कि उसे जो है हिंदू, सिख और बुद्धिज्म में से किसी एक को चुनना होगा, लेकिन इसमें बताया गया है कि उसने कन्वर्ट किया है अनदर रिलीजन में और बाद में जो है वापस आ गया हिंदूज़ में, सिखिज्म या बुद्धिस्ट में से किसी एक में। ठीक है, तो दे विल रिगेन देयर ओरिजिनल SC स्टेटस। उसे अपना SC स्टेटस दोबारा तभी मिलेगा जब इफ़ दे आर एक्सेप्टेड बैक बाई द मेंबर्स ऑफ दैट स्पेसिफिक कास्ट कम्युनिटी। जब उस कास्ट कम्युनिटी के लोग उसे स्वीकार करेंगे तभी उसको वो स्टेटस मिलेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम देखते हैं क्या सेक्शन 2 के लिए समझते हैं। सेक्शन 2 क्या है? सेक्शन 2 बताता है क्या, यहाँ पर बताया गया सेक्शन 2 के बारे में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ फॉर सर्टिफिकेट। ठीक है, कॉम्पिटेंट यहाँ पर जो सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी है, प्रमाण पत्र जारी करने वाले कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। टू क्लेम रिजर्वेशन बेनिफिट, जो मतलब रिजर्वेशन बेनिफिट है उनको क्लेम करने के लिए द कास्ट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट की जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में साइन कराए जाते हैं फॉलोइंग अथॉरिटीज़ के द्वारा। ठीक है, ऐसे कौन कौन से हो सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट, इन पर एक नज़र मान लीजिएगा बस। ठीक है, एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या फिर डिप्टी कलेक्टर,
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM, या फिर तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या फिर इसके अलावा जो है एक्स्ट्रा असिस्टेंट जो कमिश्नर है। मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है रेवेन्यू रैंक जो है रेवेन्यू ऑफिसर से नीचे नहीं होनी चाहिए। तहसीलदार सर्टिफिकेट भी चल जाता है, इशूड बाई एनी ऑफिसर, तहसीलदार रैंक एंड मतलब इशूड बाई एनी ऑफिसर बिलो तहसीलदार। अगर तहसीलदार से नीचे कोई रैंक है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। तहसीलदार रैंक तक का साइन जो है अधिकारी जो उसे साइन कर सकता है, ठीक है, ये आप याद रखिए। तहसीलदार रैंक तक का अधिकारी जो है उसे साइन कर सकता है। जुडिशियल अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फर्स्ट क्लास स्टैट्यूटरी मजिस्ट्रेट, या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, ये बताया गया इसमें। और मेट्रोपोलिटन जो अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो चीफ प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट वहाँ पर जो होते हैं, कुछ मेट्रोपोलिटन सिटी होती हैं उनमें एडिशनल चीफ प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट होते हैं, प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट होते हैं, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें बताया गया है, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 3 वेरिफिकेशन, प्रोविजनल ज्वाइनिंग एंड पेनल्टीज़। यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, वेरिफिकेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिफिकेशन एंड प्रोविजनल ज्वाइनिंग एंड पेनल्टीज़। जब भी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का सिलेक्शन होता है, किसी गवर्नमेंट मतलब किसी भी इंडिविजुअल का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है, तो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट एक बनता है। जैसे देखिए यहाँ समझिएगा, इफ़ ए कैंडिडेट इज अनेबल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के समय जो है वो अनेबल है प्रोड्यूस करने में जो भी सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता उस समय, तो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट उसे दे दिया जाता है। और दिस इज अ सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये किस कंडीशन पर होता है कि दे सबमिट द वैलिड सर्टिफिकेट, वो वैलिड सर्टिफिकेट को सबमिट करेगा, स्पेसिफिक जो टाइम लिमिट है उसके अंदर जो है वो उसके लिए मतलब सबमिट करेगा, फिर उसका वेरिफिकेशन होगा, तब जो है प्रोविजनल अपॉइंटमेंट जो परमानेंट अपॉइंटमेंट में बदल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंडेटरी क्लोज इन अपॉइंटमेंट लेटर्स से एवरी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मस्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजन, ठीक है, एंड डिपेंड्स ऑन एंटायरली ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, STOBC सर्टिफिकेट। तो आप जानते हैं हर एक जो भी अपॉइंटमेंट लेटर उनमें लिखा हुआ होता है कि दैट द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड डिपेंड्स ऑन एंटायरली द सक्सेसफुल ऑफ वेरिफिकेशन, STOBC या AWS जो भी सर्टिफिकेट है उसकी सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के ऊपर तो डिपेंड रहता ही है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए इसके अलावा इसमें जैसे किसी ने मतलब कोई फेक सर्टिफिकेट वगैरह प्रोड्यूस किया है, तो इफ़ द वेरिफिकेशन प्रोसेस रिवील्स दैट द कास्ट और कम्युनिटी क्लेम इज फॉल्स, मतलब जो भी इंडिविजुअल है उसने अगर अपना कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर उसका EWS सर्टिफिकेट है, कुछ भी उसने जो फॉल्स और फेक अगर उसने प्रोड्यूस किया है, तो एम्प्लॉय सर्विस विल बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली, उसकी सर्विस इमीडिएटली टर्मिनेट कर दी जाएगी विदाउट गिविंग एनी फर्दर नोटिस अजाइनिंग बाई एनी रीजन, कोई रीजन उससे नहीं बताया जाएगा और कोई फर्दर नोटिस नहीं दिया जाएगा, सीधे उसकी सर्विस जो है टर्मिनेट कर दी जाएगी, ठीक है। सर्विस एक्शन ऑन परमानेंट स्टाफ, इफ परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट इज फाउंड हैव ऑब्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट यूजिंग ए फॉल्स सर्टिफिकेट, मतलब जो है गवर्नमेंट सर्वेंट अब मतलब बन चुका है और वो परमानेंट भी हो चुका है, उसके बाद में पता चलता है कि एम्प्लॉय ने यूज़ किया था फॉल्स सर्टिफिकेट, ठीक है, तो ऑफिशियल इंक्वायरी होगी। रूल 14 के अंडर जो कि हमने बात करी है CCA रूल्स में, ये मेजर पेनल्टीज़ वाला रूल है, जो मेजर पेनल्टी की डिसिप्लिन प्रोसीडिंग की इसमें बात करी गई है, तो इसके अनुसार जो है बात डिसिप्लिन प्रोसीडिंग चलेगी, ठीक है, कंडक्ट के ये मतलब की जाएगी। और अगर उससे मतलब गिल्टी पाया जाता है तो उसे जो डिसमिस्ड या रिमूव किया जाएगा सर्विस से। नो सर्कमस्टेंसेस कैन ऑन फाइन ऑन पेनल्टी सब्स्टिट्यूट डिसमिस, ठीक है, तो उसे जो कोई भी मतलब किसी तरीके का जो है उसे डिसमिस और रिमूव भी किया जाएगा और कोई पेनल्टी उस पर नहीं लगेगी इस तरीके से, ठीक है, डिसमिस और रिमूव भी उसे किया जाएगा इस कंडीशन में। वेरिफिकेशन टाइम जो टाइम लाइन्स होती हैं मतलब वेरिफिकेशन में, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ मस्ट वेरीफाई, देखिए यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होती है उसे वेरीफाई करना होगा रिपोर्ट ऑन जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफिकेट विद इन 1 मंथ, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट से जब जो डॉक्यूमेंट भेजता है वेरिफिकेशन के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ जो होती हैं ऐसे विद इन 1 मंथ में जो है रिसीविंग ऑफ द रिक्वेस्ट जो है इन्हें वेरीफाई करना होता है जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफिकेट्स की, ठीक है। द एंटायर वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो विद इन 6 मंथ ऑफ एम्प्लॉयज़ ज्वाइनिंग के कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपने कोई डिपार्टमेंट मान लीजिए ज्वाइन किया, उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद आपको विद इन 6 मंथ ऑफ द एम्प्लॉयज़ ज्वाइनिंग, जब आप ज्वाइनिंग करते हैं उसका विद इन 6 मंथ जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपके वेरिफिकेशन का, ठीक है। तो ये 6 मंथ और जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं वो सर्टिफिकेट को 1 मंथ के अंदर बताएंगे कि ये जो है कैसा है, फॉल्स है, क्या है, उसकी जेन्युइननेस पूरी ट्रैक हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा जो है लैंग्वेज मतलब एग्जाम्स है, ये समझिएगा एग्जाम्सन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये एक OM आया था तो वो ये 13/4/2023 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट मेड इन द ऑफिशियल रीजनल अलॉन्ग विद द ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज मस्ट बी एक्सेप्टेड बाई हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो सर्टिफिकेट जो होते हैं कभी कभी क्या होता है, ऐसा डिपार्टमेंट को जिद नहीं करनी चाहिए कि हिंदी में ही हम लेंगे या फिर इंग्लिश में ही हम लेंगे। सर्टिफिकेट मान लीजिए कोई रीजनल लैंग्वेज में बना हुआ है, जैसे कि बंगाली में बना हुआ है, तमिल में बना हुआ है, तो उसे भी जो है डिपार्टमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए भाई हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। डिपार्टमेंट कैन नॉट रिफ्यूज सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज। डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि हम इसे नहीं ले सकते, स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि आपकी भाषा जो है ये चेंज है, हिंदी या इंग्लिश में नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज मस्ट प्रोवाइड डिजिटल कॉपी ऑनलाइन फॉर वेरिफिकेशन। तो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको जो प्रोवाइड करनी चाहिए डिजिटल कॉपी ऑनलाइन फॉर वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है।
इसके अलावा देखिए क्या बताया गया है, ड्यूटी टू इन्फॉर्म रिलीजन चेंज। देखिए अगर मान लीजिए NSC कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट है, मस्ट इन्फॉर्म द अपॉइंटिंग अथॉरिटीज, अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा विदाउट डिले, अगर वो मान लीजिए चेंज करता है, कन्वर्ट करता है अपना रिलीजन ड्यूरिंग सर्विस। अब ST शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब ले लेता है, उसके बाद में अगर वो कभी भी अपना रिलीजन चेंज करता है तो इमीडिएटली उसके लिए जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, अब समझिए सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिजर्वेशन परसेंटेज एंड रोस्टर। तो ये समझिएगा, द एलोकेशन ऑफ परसेंटेज एंड रोस्टर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया रीजनल बेसिस ऑपरेट्स फॉलो। जो भी ऑल इंडिया लेवल पर जो मतलब भर्ती होती हैं, रिक्रूटमेंट्स होती हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कंडक्टेड की जाती हैं ऑन ऑल इंडिया और रीजनल बेसिस पर, तो इसमें बताया गया है क्या, ऑल इंडिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू ओपन कंपटीशन। ठीक है, एग्जांपल जैसे UPSC और SC SSC होता है, तो इसमें जो है शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है 15% है और शेड्यूल ट्राइब्स का जो रिजर्वेशन है वो 7.5% है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। और ऑल इंडिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अदरवाइज देन ओपन कॉम्पिटिशन, अदरवाइज देन ओपन कॉम्पिटिशन, यहाँ ओपन कॉम्पिटिशन नहीं है, तो शेड्यूल कास्ट का 16 यहाँ पर देखेंगे 16 यहाँ पर अपॉन 16 and 2/3% रिजर्वेशन उसे मिलेगा। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5% रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो लोकल एंड रीजनल रिक्रूटमेंट जो है ग्रुप C and D MTS के लिए, उनके लिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो है परसेंटेज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द एक्चुअल पॉपुलेशन रेशियो जो है SC ST इन दैट स्पेसिफिक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में जो एक्चुअल जो उनका रेशियो है उस आधार पर जो वो दे दिया जाता है। ठीक है, जो रिजर्वेशन है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर आपके लिए जो है याद रखना है। एप्लीकेशन लिमिट्स की बात करें, दिस अप्लाइज टू ऑल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड नॉन इंडस्ट्रियल सर्विसेज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है मतलब इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ नॉन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो उन पर भी जो है जो मतलब रिजर्वेशन जो है अप्लाइड है। ठीक है, इसके अलावा ये देखेंगे इमरजेंसी स्टाफ एग्जम्पशन रिजर्वेशन परसेंटेज डू नॉट अप्लाई वर्क चार्ज और कैजुअल स्टाफ हायर टेम्प्रेरी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन लाइक फ्लड एक्सीडेंट और डिजास्टर। मतलब जो भी मतलब रिक्रूटमेंट की गई है वो टेम्पररी की गई है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, फ्लड्स एक्सीडेंट डिजास्टर वगैरह, तो इन पर ये जो रिजर्वेशन वगैरह लागू नहीं होगा। इसके अलावा जो स्पेशल कैडर वर्क मतलब जो वर्कर हैं एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जम्पशन यहाँ पर दिया गया है, कौन कौन सा है तब देखिएगा ज़रा ध्यान से। ऑल्दो रिजर्वेशन ऑर्डर्स जो है डू नॉट फुल्ली अप्लाई टू डेली बेसिस एम्प्लॉय, जो है इन पर रिजर्वेशन ऑर्डर फुल्ली अप्लाइड नहीं होता, बट रिक्रूटमेंट करते समय कैंडिडेट की जो है इस बात को मतलब ध्यान रखना होगा, मैंने इन दैट रिप्रेजेंटेशन डज नॉट फॉल बिलो द प्रिस्क्राइब परसेंटेज, जो भी प्रिस्क्राइब परसेंटेज है उससे उनका जो रेशियो जो है नीचे ना जाए। ठीक है, मतलब SC ST उम्मीदवारों की भर्ती जो है इस तरह की जाएगी कि उनका जो कुल टोटल जो कह सकते हैं तरीके से प्रतिनिधित्व जो है, रिप्रेजेंटेशन उनका जो है वो एक जो निर्धारित प्रिस्क्राइब परसेंटेज है उससे नीचे ना जाए। ठीक है, कैजुअल लेबर जो मतलब कैजुअल लेबर का मतलब एक तरीके से आकस्मिक जो मतलब श्रमिक होते हैं उनके लिए शॉर्टफॉल्स इन रेगुलर पोस्ट अगेंस्ट कैजुअल वर्कर विल बी एडजस्टेड बाय रिक्रूटिंग SC ST कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, मतलब जो बाहर से ST ST उम्मीदवारों की भर्ती द्वारा जो है जो मतलब करे गए हैं उनके द्वारा जो है इसे एडजस्ट देखिएगा। इसी तरह समझिएगा, जो कैजुअल लेबर हैं, कैजुअल लेबर मतलब कौन, मतलब वो मतलब एक तरीके से एम्प्लॉय होते हैं जिन्हें परमानेंट नौकरी इनकी नहीं होती, उनके जो छोटे मोटे कामकाज जैसे मान लीजिए गाड़ी चलाना है, कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह है, इस तरीके से उन्हें रखा जाता है, वो कैजुअल लेबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, शॉर्टफॉल्स इन रेगुलर पोस्ट। शॉर्टफॉल इन रेगुलर पोस्ट मतलब अगर आप एक तरीके से समझे जैसे कि जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जो मतलब रेगुलर पोस्टें जो होती हैं, तो रेगुलर पोस्ट में जो SC और ST का एक रेशो रहता है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में 100 पोस्टें हैं तो 10 मतलब 15 SC के रहेंगे, 10 ST के, इस तरीके से एक रेशो रहता है। तो उसमें मान लीजिए उन्होंने की जो परमानेंट पोस्ट हैं वो कम भरी हुई हैं, मतलब 5 SC के हुए हैं या फिर 2 ST के, इस तरीके से भरे हुए हैं, तो उस डिपार्टमेंट में SC और ST का जो कोटा है उसे फुल करने के लिए जो है जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनको एडजस्ट मतलब उनको फिल कर लिया जाएगा, ताकि जो है उस डिपार्टमेंट का जो पूरा मतलब बाहर से आए हुए SC ST उम्मीदवार हैं उनको बुलाकर भर्ती करके जो उनका जो एक रेशो है वो SC ST का सही बना रहे ऑफिस में। ठीक है, तो ये इसमें कहा गया है। ठीक है, अब आता है शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट के बारे में। शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट क्या है, जैसे मतलब टेम्प्रोरी एंड प्रोविजनल अपॉइंटमेंट जो होते हैं लास्टिंग फॉर 45 डेज एंड मोर आर सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन। देखो आमतौर पर जो एक मतलब डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट में जो है मतलब जो भी कोई मतलब रिक्रूटमेंट निकालता है तो उसे जो है रिजर्वेशन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और अच्छा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए 45 डेज या फिर इससे ज़्यादा के लिए अगर मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट पर मतलब रखा जा रहा है किसी भी पर्सनस के लिए, तो फिर रिजर्वेशन रूल्स को जो है अवॉइड नहीं किया जा सकता है। रिजर्वेशन रूल्स को जो है सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन रूल्स को ध्यान में रखकर ही उनकी रिक्रूटमेंट की जाएगी। ठीक है, तो इस बात को जो है इसमें बताया गया है, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद समझिएगा कंप्लीट एग्जम्पशन लिस्ट है वेयर रिजर्वेशन डज नॉट अप्लाई, जहाँ रिजर्वेशन जो है अप्लाइड नहीं होता है उसकी एक लिस्ट है, तो उसको आपको जो यहाँ पर याद रखना है कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी हैं।
तो इसमें जो है पहले देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ ये ऑल पोस्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी को जो है इससे एग्जाम्प्ट किया गया है। एक्स कैडर पोस्ट हाउएवर इफ दे एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन इंक्लूजन इन कैडर विल बी, मतलब अगर किसी को लंबे समय से है तो उनको जो है शामिल करने में, मतलब उसमें जो है शामिल कर सकते हैं, ऑफिस में विचार किया जा सकता है। लेकिन ये जनरली जो है आपको याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, और इसके अलावा एक्स कैडर पोस्ट, और इसके अलावा पोस्ट फील्ड जो डेपुटेशन से करी जा रही हैं उन पर, ठीक है। और ये जो है साइंटिफिक एंड टेक्निकल पर्सनल कैटेगरी अबव द लोएस्ट ग्रेड ऑफ ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप ए का जो लोएस्ट ग्रेड है उससे ऊपर तक की सारे कैटेगरीज की साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट हैं। और टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट लास्टिंग फॉर लेस देन 45 डेज, ठीक है, तो मैंने आपको ये बता चुका हूँ। इन पर जो है रिजर्वेशन रूल्स वगैरह जो है इन्हें एग्जाम्प्ट किया गया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब है ये सेक्शन नंबर 6 है, ये रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन इन प्रमोशंस की बात करता है। जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट जब बनते हैं उसके बाद में कुछ सालों बाद जो है पदोन्नति होती है, प्रमोशन होता रहता है, ठीक है, तो उसके बारे में ये बात करता है, ठीक है। जैसे जनरल जो है, जनरल में आप मतलब जनरल जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें आप देखते हैं कि एससी कैंडिडेट को 15%, एसटी कैंडिडेट को 7.5% का जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। वैसे ही जो है प्रमोशंस में भी जो है यही इसी तरीके से जो है इस तरीके का जो प्रमोशन दिया जाता है। और ये जो है दिस इज एप्लीकेबल क्रॉस ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पर भी है। और लोएस्ट ग्रेड और ग्रुप ए, मतलब ये ग्रुप ए है, मतलब ये जो है कि ग्रुप बी, सी, डी और ग्रुप ए का जो सबसे शुरुआती जो स्तर, निचला जो स्तर रहता है उस पर भी ये जो है इसमें ये जो है रिजर्वेशन मिलता है, मतलब प्रमोशन में भी। और इसी तरीके से मिलता है जैसे एससी 15%, एसटी 7.5%, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मतलब जैसे मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर सीनियरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग हो, उस तरीके से उन्हें जो है मतलब मिलता है ये मतलब ये रिजर्वेशन। इसके अलावा एक 75% कैप रूल है। जैसे इसमें देखिएगा क्या बताया गया है कि प्रमोशन रिजर्वेशन अप्लाइज टू ग्रेड्स और सर्विस वेयर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंपोनेंट इफ एनी डज नॉट एक्सीड 75%। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें कि जैसे आप जानते हैं कि गवर्नमेंट में मतलब जो है दो तरीके से, एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है और एक प्रमोशंस होता है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होती हैं, अगर इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टोटल पोस्ट की जैसे 75% से ज़्यादा, जैसे अगर टोटल पोस्ट मान लीजिए 100 हैं तो 75% से ज़्यादा जो है मतलब रिक्रूटमेंट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही भरी जा रही है, तो फिर उसमें जो है फिर उसमें उस वाली रिक्रूटमेंट में जो है प्रमोशंस के लिए जो है आरक्षण नहीं दिया जाएगा। प्रमोशंस के लिए आरक्षण जब दिया जाएगा जब 75% से कम हो, मतलब सीधी मतलब बाहर से जो सीधी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम जो बोलते हैं उसे जो है उसका जो हिस्सा है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का वो 75% से कम रहना चाहिए, तभी जो है उसमें जो है जो मतलब प्रमोशंस के लिए जो आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद आप समझ रहे होंगे, वरना मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। जैसे देखिए जैसे भी जो सरकारी पोस्ट हैं उन पर दो तरीके से भर्ती होती है, एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है प्रमोशन, एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ये नियम क्या कहता है कि प्रमोशन में जो मतलब आरक्षण जो है केवल उसी पद पर मिलेगा जिसमें सीधे मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से परीक्षा कराकर जो मतलब भर्ती का हिस्सा जो है वो 75% से कम रहना चाहिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, तो उस भर्ती में जो है आरक्षण मिलेगा। अगर 75% से ज़्यादा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो नहीं मिलेगा आरक्षण, ठीक है, रिजर्वेशन, ये इसमें बताया गया है। अब समझिएगा क्वान्टिफिएबल डेटा प्रीकोसाइट, देखिए इसमें बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है कि बिफोर इंप्लीमेंटिंग ए प्रमोशन रिजर्वेशन पॉलिसी मिनिस्ट्री मस्ट कलेक्ट द क्वान्टिफिएबल डाटा शोइंग द इनएडिक्वेंसी फॉर रिप्रेजेंटेशन फॉर एसटी इन ईच कैटेगरी सेपरेटली। मतलब ये है कि कोई भी जो मिनिस्ट्रीज़ है वो ऐसा नहीं है कि अपनी आंख बंद करके कि प्रमोशन मतलब इसके लिए जो मतलब रिजर्वेशन लागू कर दिया कि इसी से इतना रिजर्वेशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन देने से पहले उसे डेटा कलेक्ट करना होगा और ये मतलब पक्का डेटा अपने पास रखना होगा और ये नोट करना होगा कि हमारे जो भी जो हायर पोस्ट हैं उन पर जो है एससी एसटी कर्मचारी जो हैं उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बाकी में बहुत कम है और इसीलिए इनका जो है आरक्षण दिया जा रहा है। मतलब नोट पूरा डेटा उनके पास रहना चाहिए, मनमानी ऐसे तरीके से रिजर्वेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब कुछ रिलैक्सेशन की हम बात करते हैं, जैसे रिलैक्सेशन एंड कंसेशन प्रमोशन। तो देखिए एज रिलैक्सेशन आप जानते हैं वैसे जो जो मैक्सिमम एज लिमिट जो प्रमोशन की है वो 50 है, ठीक है। लेकिन जो है इनके लिए जो है 5 ईयर्स जो है एससी एसटी एम्प्लॉयज़ के लिए क्या मतलब रिलैक्सेशन मिलती है, एक्स्ट्रा छूट जो है दी जाती है, ठीक। मतलब प्रमोशन के लिए जो है जनरल जो एक इंडिविजुअल है वो 50 ईयर्स तक प्रमोशन पा सकता है, तो उस कंडीशन में मैंडेटरी रिलैक्सेशन फॉर 5 ईयर्स इन ग्रांटेड फॉर एसटी एंड एसटी एम्प्लॉयज़ के लिए 5 ईयर्स का छूट मिलती है कि वो 55 साल तक की उम्र में भी प्रमोशन के हकदार होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है। फिर क्या है, रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इफ़ रिजर्व कैंडिडेट फेल टू क्लियर जनरल क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर वो जनरल क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेकर आ पाते हैं तो इन डिपार्टमेंटल प्रमोशन में क्या करते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है उन्हें क्या किया जाता है, थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाता है ताकि वो मतलब ताकि जो अच्छे नंबर
ला पाएँ तो उन्हें थोड़ा सा मतलब रिलैक्स कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जनरल नंबर जो पास करने के लिए 40 हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, तो फिर क्या होगा, जो मतलब रिलैक्सेशन वाली कैटेगरी है उसके लिए जो है क्वालिफाइंग जो मार्क्स 35 कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो फेल ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसमें बताई गई है। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंशनल जो सीनियरिटी जो होती है, ठीक है, मतलब वरिष्ठता एक तरीके से हम कह सकते हैं। कैंडिडेट प्रमोटेड होगा अर्ली बाय द रोस्टर सिस्टम आर लीगली एंटाइटल्ड टू रिटेन देयर सीनियरिटी अकॉर्डिंग टू द रोस्टर सीक्वेंस। मतलब ये जैसे आप जानते हैं कि रोस्टर जो चलता है, रोस्टर में मतलब परसेंटेज वगैरह का कैलकुलेशन होता है, रिजर्वेशन रहता है प्रमोशन में भी। तो एक बैच है, मान लीजिए उस बैच में से कुछ SC ST कैंडिडेट जो होते हैं अपने साथ के जो उनके साथी होते हैं उनसे पहले ही जाकर जो प्रमोट हो जाते हैं, और जो उनके साथी जो होते हैं वो जूनियर रह जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इनमें इसमें यही बताया गया कि जो उसके बैच के जो मतलब उनको साथी हैं उन्हें जूनियर ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको बराबर माना जाएगा, क्योंकि वो अगर वो रोस्टर के अकॉर्डिंग जो है जल्दी प्रमोट हो गए हैं तो वो जल्दी प्रमोट होकर वो सीनियर माने जाएंगे, ठीक है। वो जो कौन माने जाएंगे, वो सीनियर माने जाएंगे, और जो मतलब जो नीचे उनके साथ के वो जो भी एम्प्लॉयज़ थे वो जूनियर माने जाएंगे। ये इसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में और क्या बताया गया है, एडॉक प्रमोशन के बारे में बताया गया है। फॉर टेम्प्रोरी और एडॉक प्रमोशन लास्टिंग मोर देन 45 days अगेंस्ट वैकेंसीज फॉर्मल रोस्टर इज नॉट नीडेड बट मेंटेनिंग एन एडॉक प्रमोशन रजिस्टर इज कंपलसरी, ठीक है। तो ये मतलब 45 डेज़ वाला जो हमने बात करी, तो उसी का ये मतलब इसमें कोई रोस्टर वगैरह की जरूरत नहीं होती, बट एक प्रमोशन रजिस्टर जो है कंपलसरी बनाया जाता है, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। अब हम अनरिजर्व्ड वैकेंसी कैंडिडेट इज फील्ड ग्रेड्स विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन अगेंस्ट अनरिजर्व्ड वैकेंसी बेस्ड ऑन मेरिट, इफ सिलेक्टेड दे विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अनरिजर्व्ड मार्क्स, ठीक है। मतलब इसमें ये क्या बताया गया है, जैसे कैंडिडेट इन फीडर ग्रेड्स, ठीक है, फीडर ग्रेड्स के जो कैंडिडेट होते हैं विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन अगेंस्ट अनरिजर्व्ड वैकेंसीज। मतलब इसको अगर मैं आपको एक आसान लैंग्वेज में बताऊं तो फीडर ग्रेड क्या होता है, जैसे एक जो लोअर ग्रेड जो होता है फीडर ग्रेड, जिसमें मतलब प्रमोशन नहीं हुआ होता है, तो लोअर ग्रेड होता है मतलब जो फीडर ग्रेड होता है, तो वो अगर SC ST कोई मतलब इसके लिए गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनके लिए जो है प्रमोशन दे दिया जाएगा। मतलब जनरल जो सीट्स हैं, मतलब जो अनरिजर्व्ड वैकेंसीज हैं उन पर उनके लिए प्रमोशन दे दी जाएगा बेस्ड ऑन मेरिट, मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। मतलब उन्हें उतने नंबर उसमें लाने होंगे जितने की जनरल कैटेगरी की मतलब मेरिट क्रॉस करनी होगी, जो भी क्राइटेरिया रहेगा, तो बेस्ड ऑन मेरिट इफ सिलेक्टेड दे विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अनरिजर्व्ड मार्क्स। तो वो अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी जो सीट्स हैं उन्हीं में से उन सीटों में से उन्हें काटा जाएगा, मतलब उन्हें एक तरीके से अनरिजर्व्ड वैकेंसीज पर ही एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जो भी जो है फीडर ग्रेडमंद SC ST कैंडिडेट्स जो होंगे, ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है, ठीक है। अब समझिएगा इसके बाद में क्या आता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC रिजर्वेशन रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सोच भी रहे हो कि अभी तक जो है OBC रिजर्वेशन रूल्स क्यों नहीं कराया, तो अभी आप देखिएगा। अब हम इसमें प्रोजेक्ट पर देखेंगे OBC रिजर्वेशन रूल्स यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन बेसिस OBC कम्युनिटीज़ आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द लैंडमार्क मंडल कमीशन रिपोर्ट एंड लिस्ट मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये आप जानते हैं ये जो मंडल कमीशन था जो कि 1979 में मतलब मंडल आयोग जो बना था, उसने जो है देश में पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए एक रिपोर्ट आधारित करी थी OBC वर्ग को, तो उनको जो है OBC जो है उनकी पहचान उससे की जाती है, ठीक है। अच्छा, कोटा और लिमिट्स की अगर हम बात करें, जो इंपोर्टेंट है वो चीज़ देखिएगा। 27% रिजर्वेशन इज एम्बार्क फॉर OBC कैंडिडेट इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिविल पोस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, 27% रिजर्वेशन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में सिविल पोस्ट पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 27% का आरक्षण मिलता है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा मैं आपको एक और यहाँ पर बात बता दूँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में तो उन्हें 27% का रिजर्वेशन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इनके लिए प्रमोशन जो है, प्रमोशन में किसी तरीके का OBC के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया जाता। ये क्लियर आप ध्यान रखिएगा कि इनके लिए जो है, देखिए यहाँ पर देखिएगा क्या क्रिटिकल नोट यहाँ पर दिया गया है, देयर इज नो एब्सोल्युटली नो रिजर्वेशन प्रोवाइडेड फॉर OBC कैंडिडेट इन प्रमोशन। प्रमोशंस में इनके लिए जो है किसी भी तरीके का जो आरक्षण नहीं दिया जाता। अच्छा, क्रीमी लेयर इनकम लिमिट देखिएगा, अब इसमें कुछ क्रीमी लेयर जो है उनके लिए जैसे OBC मतलब एक कैटेगरी होती है, उसमें भी अमीर और गरीबी का अंतर कुछ किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या बताएगा, कुछ इनकम लिमिट्स है, जैसे कैंडिडेट हुज फैमिली ग्रॉस एनुअल इनकम इज एक्सीड 8 लाख, तो वो क्रीमी लेयर इनकम लेयर उसमें आते हैं वो, ठीक है, जिनकी एक्सीड है 8 लाख से, आर क्लासिफाइड अंडर द क्रीमी लेयर, ठीक है, एंड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिजर्वेशन, उन्हें रिजर्वेशन से बाहर थोड़ा सा रखा जाता है, ठीक है। बेनिफिट्स जो है रिवाइज्ड फ्रॉम मतलब इसमें जो है ये यहाँ पर लिमिट जो है शायद रिवाइज करी गई है, 6 लाख इफेक्टिव करी गई है, जो 8 लाख थी, बट इसमें बात ये है कि क्रीमी लेयर्स को मतलब जो OBC कैटेगरी से बाहर रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा एक अल्पसंख्यक कोटा देखिएगा, मतलब माइनॉरिटी कोटा होता है, माइनॉरिटी सब कोटा एंड एज रिलैक्सेशन। तो इसमें क्या बताया गया है, माइनॉरिटी सब कोटा 4.5% सब कोटा फॉर एलिजिबल माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैज़ बीन carved out from within the total 27% OBC रिजर्वेशन कोटा।
इसमें जो है माइनॉरिटी सब कोटा की बात करी गई है। देखिए देश में क्या है, कुछ कुछ ऐसे मतलब जैसे ओबीसी तो एक है ही, ठीक है, इसके अलावा कुछ मतलब माइनॉरिटी सब कोटा है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कुछ जो माइनॉरिटी सब कोटाज में आते हैं उनको क्या बताया गया है कि 4.5% सब कोटा जो है उनके लिए एलिजिबल है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए हैज़ बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम विद इन टोटल 27%, मतलब जो 27% है उसी कोटे के अंदर से 4.5% कोटा जो है इनके लिए माइनॉरिटी सब कोटास के लिए रिजर्व रखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसमें जो है बताया गया है। फिर अपर एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करी गई है इसमें कि एज रिलैक्सेशन क्या रहेगी, वो ओबीसी के लिए ओबीसी कैंडिडेट रिसीव एन अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 3 ईयर्स का इन्हें जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अक्रॉस ऑल एलिजिबल पोस्ट, ठीक है। कुछ रिलैक्सेबल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे ओबीसी कैंडिडेट गेट रिलैक्सेशन इन मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर रिटन टेस्ट इंटरव्यूज़ के लिए जो कोई भी मतलब क्वालिफाइंग्स होता है उनके लिए थोड़ी सी छूट जो दे दी जाती है सिमिलर टू SC/ST स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसके अलावा एग्जम्पशंस एंड ओवरसाइट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एग्जम्पशंस इसमें क्या है, देखिए साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग रिसर्च अबव लोएस्ट ग्रेड ग्रुप ए पोस्ट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम ओबीसी रिजर्वेशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये सब जो रिजर्वेशन से मतलब जो एग्जम्प्ट करी गई है, तो वही चीज़ सेम इसमें बताई गई है, ठीक है। तो सेम चीज़ जो है वो इसमें भी बताई। Every ministry must appoint a separate liaison officers of the rank of deputy secretary of a specific point of OBC रिजर्वेशन के जो एक ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा, उसकी बात करी गई है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 8 देखिएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में इसमें बात की गई है कि जो कोटा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो उसमें इसमें मतलब बताया गया है, ठीक है। जैसे SC/ST और OBC जैसे मतलब जो कवर नहीं करते हैं उनके लिए जो है 10% जो है EWS का इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 10% रिजर्वेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जो EWS से बिलोंग करते हैं वो आर नॉट कवर्ड एंड SC/ST OBC रिजर्वेशन में नहीं आते हैं, तो वो EWS में आते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी से शायद ये मतलब होते हैं ये जनरली, मतलब इनमें नहीं आते हो, ST में और OBC में, SC में नहीं आते हो। दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 फरवरी 2019 से इफेक्टिव है और वैकेंसीज मॉडिफाइड एंड आफ्टर दिस डेट, ठीक है। जो भी जो इसके पास जो नोटिफाइड करी जाती है जो वैकेंसी उसमें जो इफेक्टिव है। फिर साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट कैन बी एग्जम्प्टेड बाई मिनिस्ट्रीज अपॉन मीटिंग सर्टेन कंडीशन, जैसे कि उसमें आपने देखा ही था कि साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट जो है उससे एग्जम्प्ट करी गई है, ठीक है। कोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इनकम एंड एसेट्स जो है ग्रॉस फैमिली की जो है मस्ट बी स्ट्रिक्टली बिलो 8 लाख से कम होगी तभी भी कोई कैंडिडेट जो है EWS के अंदर आएगा, इंक्लूडिंग सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशंस, फाइनेंशियल ईयर जो भी कुछ है सब मिलाकर, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी एक्सक्लूजन एंड एप्लीकेंट इज एक्सक्लूडेड इफ फैमिली ओन्स एनी दीज एसेट्स, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम क्या क्या इसमें बताया गया, मतलब EWS की पहचान के लिए कुछ इसमें बताया गया क्राइटेरिया क्या क्या इसमें जो है फैमिली इनकम जो है एक तो 8 लाख से कम होनी चाहिए, और इसमें जो है प्रॉपर्टी एक्स मतलब जो क्या है इनके होने पर उसे लाभ नहीं मिलेगा, क्या क्या चीज़ इसमें प्रॉपर्टी एक्सक्लूजन, अगर ये प्रॉपर्टी उसके पास है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे 5 एकड़ क्या बताया गया, पहली कंडीशन क्या है 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव, मतलब 5 एकड़ ज़मीन या उससे अधिक हो। उसके अलावा रेजिडेंशियल फ्लैट है जो कि 1000 स्क्वायर का है या फिर इससे ज़्यादा हो, ठीक है। रेजिडेंशियल प्लॉट तो जो 100 स्क्वायर यार्ड्स का है और 100 वर्ग गज का है या फिर उससे जो है अधिक का जो है मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ में है, ठीक है, जो नोटिफाइड किया गया म्यूनसिपैलिटीज़ में। इसके अलावा रेजिडेंशियल प्लॉट है 200 स्क्वायर यार्ड्स मतलब 200 गज का पर गज का और अबव द इन अनदर एरिया आउटसाइड नोटिफाइड, ठीक है, मतलब म्यूनसिपैलिटी से बाहर है तो भी, तो ये इसमें बताया गया है नहीं मिलेगा इस तरीके से। उसके अगर ये सब चीज़ें हैं तो वो EWS के अंतर्गत नहीं आ सकते। इसके अलावा इसमें क्या है जैसे रिजर्वेशन का लाभ जो मतलब डेफिनेशन क्या फैमिली जो दी गई है इंक्लूड्स द पर्सन सीकिंग रिजर्वेशन देयर पेरेंट्स सिबलिंग्स बिलो 18 ईयर्स देयर स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो 18। हाँ मतलब इसमें ये बताया गया है कि जैसे इंक्लूड्स पर्सन सीकिंग रिजर्वेशन देयर पेरेंट्स, इसमें मतलब फैमिली में कौन कौन आते हैं, जैसे कि अभी बात हुई थी ना कि फैमिली में उसकी फैमिली की इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो फैमिली में उसके पेरेंट्स, सिबलिंग्स बिलो 18 ईयर्स, देयर स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स जो है ये फैमिली में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा क्या है स्ट्रिक्ट नो कैरी फॉरवर्ड रूल, ठीक है। इफ EWS वैकेंसीज रिमेन्स अनफिल्ड इन अ रिक्रूटमेंट ईयर ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल EWS कैंडिडेट दीज वैकेंट सीट्स कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ये क्लियरली समझ लीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर EWS वैकेंसीज जो है वो अनफिल्ड रह गई क्योंकि जो है अवेलेबिलिटी नहीं थी, EWS जो कैंडिडेट है वो नहीं मिल पाए थे, ठीक है, उन्होंने फॉर्म फिल यार नहीं किया था, तो जो सीट्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं की जाएंगी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर साइज बैकलॉग के लिए, ठीक है। तो द वैकेंसीज आर फिल्ड बाई जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, तो जो वो वैकेंसी जनरल कैटेगरीज के द्वारा भर दी जाती हैं। एलोकेशन समझिएगा पर्सन सिलेक्टेड अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल कोटा लाइक डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन हु बिलोंग टू EWS विल बी प्लेस्ड अगेंस्ट EWS रोस्टर पॉइंट, ठीक है। तो उन्हें जो है EWS का जो रिजर्वेशन है उसके थ्रू जो है उन्हें रोस्टर पॉइंट के लिए जो है EWS विल बी प्लेस्ड EWS अगेंस्ट रोस्टर पॉइंट, मतलब जो है EWS के हिसाब से उन्हें जो है अपॉइंट किया जाता है। लेजन ऑफिसर EWS के लिए वो सेम है, सेपरेट ऑफिसर बनाया जाता है। इसके अलावा जो है द मेरिटोरियस कैंडिडेट क्लॉज, तो मेरिटोरियस कैंडिडेट क्लॉज के मतलब मेधावी जो उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या नियम है ये इसमें बताया गया है, ठीक है। इफ ए कैंडिडेट बिलोंगिंग
टू ए रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC या फिर EWS क्वालिफाइज एंटायरली ऑन देयर ऑन मेरिट एंड स्टैंडर्ड विदाउट यूजिंग द एनी रिलैक्सेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या बताया गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मान लीजिए जैसे कि जनरल जो कट ऑफ है वो 80 है और आरक्षित जो वर्ग है मतलब एकदम रिजर्वेशन जो है कैटेगरी उसका कट ऑफ 60 है। ठीक है, लेकिन SC SC OBC का कोई भी कैंडिडेट है उसने मान लीजिए जैसे मैं आपको बता दूं जैसे जनरल की अगर हम बात करें जनरल कट ऑफ गई है कितनी 80। ठीक है, जनरल कट ऑफ 80 गई है। अगर हम बात करें ST की, ठीक है, जनरल कट ऑफ 80 गई है। हम OBC की बात कर लेते हैं। OBC में मान लीजिए 60 कट ऑफ गई है। ठीक है, लेकिन OBC कैंडिडेट का कोई भी जैसे उम्मीदवार जो भी है उनका तो अपना जो है 82 नंबर लाता है तो उससे क्या है मतलब किसी भी प्रकार की कोई जो है सरकारी छूट उसने मान लीजिए नहीं ली है। ठीक है, मतलब उसने किसी भी प्रकार की जैसे उसने OBC सर्टिफिकेट भी मान लीजिए नहीं लगाया मतलब जैसे मतलब सर्टिफिकेट तो लगाया होगा मतलब सर्टिफिकेट लगाया है लेकिन मतलब उसने उम्र की छूट नहीं ली। ये क्वेश्चन कई सारे लोगों को होता है, जरा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर आपको लिख के समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए जनरल जो है जनरल की जो कट ऑफ है वो गई है 82। ठीक है, अब OBC में हम बात करते हैं। OBC में जो कट ऑफ गई है वो गई है 60, लेकिन OBC कैंडिडेट जो है उसके मार्क्स आए हैं 80। इसकी कट ऑफ जनरल की 80 गई है और इसके मार्क्स आए हैं 82, हम 82 मान लेते हैं। तो अगर इसने उम्र की छूट नहीं ली है, ठीक है, उम्र की मतलब जो इन्हें 3 साल की छूट मिलती थी वो अगर इन्होंने उम्र वाली जो छूट है किसी भी चीज़ में कोई सरकारी छूट इन्होंने अगर नहीं ली है, ठीक है, कोई छूट नहीं ली है, उम्र में नहीं ली है, पढ़ाई में किसी भी तरीके से छूट इन्होंने नहीं ली है तो इनको क्या किया जाएगा जो अनरिजर्व कैटेगरी है मतलब जनरल वाली सीट इन्हें दी जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सीट इन्हें जो है दी जाएगी जनरल। अब इसमें एक कंडीशन आती है, एक कंडीशन अगर आप मतलब इसमें समझिएगा इससे फ़ायदा क्या होगा। जैसे OBC वाला ये जो मतलब बच्चा है ये इसने आके जनरल वाली सीट ले ली। अब जनरल वाली सीट जब इसने ले ली तो ये वाली सीट तो खाली बच गई OBC वाली, तो इस वर्ग में जो कमज़ोर बच्चा होगा वो एक सीट अपनी ले सकता है, ये वाली सीट खाली बच जाएगी। ठीक है, तो मतलब मेधावी बच्चा जो है वो ये वाली सीट ले सकता है जनरल वाली। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे प्रमोशंस में अगर हमें ये बात SC ST को प्रमोशंस में छूट मिलती है तो मान लीजिए ST वाले ने ये वाला फ़ायदा उठाया तो ऐसा नहीं है कि ये वाला फ़ायदा उठाने के बाद जब भविष्य में अगर प्रमोशन जब होगा तो प्रमोशन में उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, वो मिलेगा उनके लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आए तो जनरल की सीट ले सकते हैं, कट ऑफ पार करते हैं। तो ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको यहाँ पर जो समझ में आ गई होगी, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रयास किया समझाने का। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं। ये सब चीज़ जो है इसमें बताई गई जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, यहाँ पर जो है यही सारी चीज़ जो है इसमें यहाँ तक बताई गई हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं सेक्शन 10 के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रेसल एंड ग्रीवियंस मशीनरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक होता है जैसे हमने बात करी यहाँ पर लियाजन ऑफिसर मतलब एक संपर्क अधिकारी होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया भी था कि सीनियर ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी डेजिग्नेटेड लियाजन ऑफिसर इन एवरी मिनिस्ट्री एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस टू एंश्योर कंप्लायंस एंड मेंटेनेंस स्टैटिक्स। मतलब इसमें क्या है, डिप्टी सेक्रेटरी हो या फिर मान लीजिए जो भी जो है उन्हें इस तरीके की मतलब ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है जिससे ये जो है इन्हें ये मतलब चेक करते हैं कि रोस्टर वगैरह ऑफिस में फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें देखने के लिए चेक करते हैं। और ये जो ISTM में इसी चीज़ की ना ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर्स होता है जिसे हम बोलते हैं मतलब शिकायत निवारण अधिकारी इसके लिए बोला जाता है। ये भी जो है हर सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस में एक जो वरिष्ठ अधिकारी मतलब जो है सीनियर मोस्ट के लिए बना दिया जाता है, वो शिकायत सुनने वाले होते हैं, इन्हें नियुक्त कर दिया जाता है वहाँ। और किसी कर्मचारी को लगता है जैसे कोई आरक्षण वगैरह में अगर कोई मतलब उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो जो है इनके साथ में क्या करता है जाकर जो है शिकायत वगैरह कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा मैंडेटरी डिस्प्ले मतलब इसमें क्या है, मैंडेटरी डिस्प्ले में क्या बताया गया है, इट इज़ लीगली मैंडेटरी टू डिस्प्ले द नेम डेजिग्नेटेड एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर। जो भी ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर जो है उसकी जो डिटेल वगैरह जो नोटिस बोर्ड में बता दी जाएगी जिससे किसी को कोई दिक्कत हो तो वो इसी को शिकायत कर सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हमने इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ी है। सेकंड पार्ट में हम इसके और भी चीज़ें पढ़ेंगे ये क्या होता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो ठीक कुछ भी पॉइंट तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो सारी चीज़ें आपको जो फिर डिटेल में बता दूंगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।